वेट करना पड़ा सभी छायाकार बंधुओं को, प्रेसकार बंधुओं को। तो अब हम ज़्यादा विलंब ना करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेंद्र पाल मल्होत्रा जी से कि वो शुरू करें, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर धामी जी विषय रखेंगे। धन्यवाद। आज हमारे बीच में उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनके राज्य मंत्री रोहेला जी हमारे बीच में हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस कमलम में उनका स्वागत है। और आज जैसे चुनाव का पूरा जोर चढ़ रहा है, तो चंडीगढ़ की हमारी जो जनता है और हमारा मार्गदर्शन करेंगे वो। पुष्कर जी सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड बने हैं। तो दोस्तों, वो तभी संभव होता है जब आपने जनता को डिलीवरीज दी हो, कोई अचीवमेंट्स हो, तभी सेकंड टाइम में तो सीएम बने। उनकी बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, बहुत अचीवमेंट्स है उत्तराखंड में। जितनी प्रोग्रेस, जितनी इंडस्ट्री आप दिल्ली देखते हैं, भी कितनी इंडस्ट्री उत्तराखंड में पिछले 5 साल में आई है, ये रिकॉर्ड तोड़ हर तरफ से। सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, मैंने खुद वहां पे काम किया है। रुद्रपुर में जितने ये फ्रोजन पीस, उसके जितने प्लांट उत्तराखंड में लगे हैं, रुद्रपुर में शायद इंडिया में और कहीं लगे नहीं है। तो प्रोग्रेस कर रहा है आज हमारे बीच में है। और ये अभी अनंतपुर साहब की सीट में हमारे प्रत्याशी का पर्चा भी आज इन्होंने भरवाया, उसके लिए भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूं भी आज इनके मार्गदर्शन से हम इस चुनाव को और ज्यादा गति देंगे और ज्यादा बहुमतों से जीते हैं। दोस्तों, हम कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और चंडीगढ़ के और हिंदुस्तान की प्रोग्रेस के बारे में बात करते रहते हैं। आपको हमारे कैंडिडेट के बारे में मालूम है और कांग्रेस के कैंडिडेट के बारे में मालूम है। आज जिस तरीके से उन्होंने पर्चा भरा है, तो उसमें मुझे नहीं लगता अभी कोई लोकल लीडर या कोई नेशनल लीडर या लोकल पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स उसमें थे। वो आप सब पत्रकार, आप सब कुछ जानते हैं। तो दोस्तों, एक वैसी हवाई छोड़ना भी मैं डिस्कशन के लिए तैयार हूँ। डिस्कशन किस चीज की करनी है? रोड्स के ऊपर करनी है, रेलवे के ऊपर करनी है, एयरपोर्ट पे करनी है, मेडिकल कॉलेजों पे करनी है, मेडिकल सीट्स पे करनी है, जीडी पे करनी है, इन्फ्लेशन पे करनी है, डिफ्लेशन पे करनी है, किस पे करनी है इन्होंने डिस्कशन? तो दोस्तों, इनकी अपनी अचीवमेंट है। लुधियाना से अनंतपुर साहब, अनंतपुर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। वैसे भी नया रेलवे स्टेशन बन रहा है चंडीगढ़ का, स्वागत के लिए तैयार रहेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा धामी सर से कि अपना रखते हुए और अपने विचार थोड़े आपके सामने रखें। आज की इस सभी हमारे मीडिया के सभी मित्रों के साथ संवाद कार्यक्रम में, वैसे तो मैं आप सब लोगों से खेद प्रकट करता हूं पहले कि थोड़ा मुझे विलम्ब हो गया आने में और आप लोगों को यहाँ पर आज वेट करना पड़ा, क्योंकि मैं आ तो पहले गया था, लेकिन क्योंकि उधर नामांकन की प्रक्रिया थोड़ा देर तक चली, इसलिए मैं थोड़ा विलम्ब से पहुँचा हूँ। अभी आप लोगों ने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा जी को सुना, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं और लगातार आपके साथ संवाद में रहते हैं। हमारे दोनों महामंत्रीगण अमित जिंदल जी और हुकुमचंद जी, और मेरे साथ श्री विनय रोहेला जी, हमारे उत्तराखंड सरकार के दायित्वधारी, और मेरे सभी मीडिया के चंडीगढ़ के बंधु, क्योंकि आज मेरा एक पहला अवसर है कि आप सब लोगों के साथ मैं बहुत नज़दीक होते हुए, आप सबके बहुत नज़दीक हैं हम लोग, यही देहरादून में बगल में, लेकिन इस प्रकार से संवाद हो रहा है और
जो चुनाव का ये लोकतंत्र का महायज्ञ चल रहा है, इस महायज्ञ में आप सबसे मुलाकात हो रही है। मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार, सबको मैं प्रणाम करता हूँ कि आप सब लोग पधारे हैं। ये जो चुनाव होने जा रहा है, आज जिसके नामांकन प्रक्रिया का यहाँ आखिरी दिन था, मुझे भी अभी आनंदपुर साहब की सीट पर डॉक्टर सुभाष शर्मा जी के नामांकन में मैं सम्मिलित हुआ और पूरे देश भर के अनेक स्थानों पर इस दौरान पिछले लगभग 25 दिनों से मैं भी लोगों के बीच में जा रहा हूँ और पूरे देश में चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, हर जगह पर इस बार एक अलग प्रकार का उत्साह लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है और लोग इस चुनाव को हर वर्ग अपना चुनाव मानकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे आ रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं पश्चिम बंगाल में गया, मैंने देखा भीषण गर्मी में हुगली जैसे स्थान पर हजारों हजार की संख्या में माताएं, बहनें, नौजवान, बड़े बुजुर्ग जिस प्रकार से सड़कों पर थे वो मेरे लिए कल्पना से परे था। और मैं तेलंगाना में वारंगल, निजामाबाद, महबूबाबाद, महबूबपुर एवं सिकंदराबाद अनेक लोकसभा क्षेत्रों में गया। हर वर्ग आज आगे आ रहा है भाइयों बहनों, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक हर व्यक्ति मानता है कि 10 वर्षों के कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पल भी रुके बिना, एक पल भी थके बिना, बिना विश्राम लिए सतत रूप से पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मान के काम किया है। और ये चुनाव जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तपस्या है, जो उनका त्याग है, जो परिश्रम है, उसका प्रतिफल मिलने का समय भी है। और इसीलिए देश के लोग इस लोकतंत्र के महायज्ञ में भाग ले रहे हैं। हम सभी जानते हैं, जहाँ जहाँ भी डबल इंजन की सरकारें हैं, यानी कि राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार, दोनों सरकारें एक हैं, वो राज्य तेज गति से आगे बढ़े हैं। वहाँ पर पारदर्शिता रही है, वहाँ पर सुशासन रहा है और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं धरातल तक पहुँची हैं। केंद्र का जो पैसा है, केंद्र की जो स्कीम है, जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो पहुँची है। और जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार नहीं है, उन राज्यों में जो केंद्र का पैसा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 सालों में गरीब जनता के लिए, किसानों के लिए, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए भेजा है, वो पैसा उन तक पहुंचने में काफ़ी मशक्कत हुई है और बहुत सी स्कीमें लागू भी नहीं हो पाई है। आज अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर जो आज आप पार्टी का शासन है, उस आप पार्टी के शासन में नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सारी जो उन्होंने वायदे किए थे, बहुत सारी जो गारंटियां दी थी, वो कोई गारंटी पूरी नहीं हुई है। अलबत्ता बड़े बड़े विज्ञापन, केवल प्रचार इतने तक ही सीमित रहा है। और पंजाब के जो संसाधन हैं, पंजाब के जो साधन हैं, या यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय मान जी, वो हमेशा पिछले कुछ महीनों से पंजाब में कम दिखाई दे रहे हैं और दिल्ली में तिहाड़ जेल में ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो भाइयों बहनों, ये चूँकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, ये चुनाव भारत के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है। ये चुनाव आने वाली पीढ़ियों का चुनाव है। ये चुनाव भारत को विकसित भारत बनाने का चुनाव है। ये चुनाव भारत को दुनिया का सिरमौर भारत बनाने का चुनाव है। ये चुनाव ऐसा भारत बनाने का चुनाव है जो दुनिया का नेतृत्व करे। ये गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और नौजवानों के लिए, ये उनके उत्थान का चुनाव है। और मोदी जी ने जो पिछले 10 सालों में
लगातार 2014 से 19 और 19 से 24 तक अनेक अनेक योजनाएं और अनेक अनेक धरातल तैयार करने का काम किया है। आज दुनिया हमारे सामर्थ्य का कहीं न कहीं लोहा मान रही है। अगर आप में से भी आपके परिचित या आप स्वयं दुनिया के देशों में जाएंगे तो आपको फर्क साफ मालूम होगा। 10 साल पहले आप जो विदेशों में जाते थे तो वहाँ किस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ होता था या किस प्रकार की सोच उनकी होती थी। ये सोच बदली है जब से हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के अंदर G20 के सम्मेलन हुए और इन G20 के सम्मेलनों ने भारत की संस्कृति, भारत का संस्कार और भारत का सामर्थ्य देखा। मैं स्वयं चूँकि मुझे इस दौरान दुनिया के कुछ देशों में जाने का अवसर मिला तो वहाँ के लोग मैं ब्रिटेन में गया, अनेक मंत्रियों से मिला इंग्लैंड में जाकर। जब उन्होंने G20 की चर्चा की और साथ में उन्होंने भारत की जो प्रगति हुई है पिछले 10 वर्षों में, भारत तेजी से आगे बढ़ा है, तो मैं सच बताऊं तो एक भारतीय होने के नाते, एक कोई मुख्यमंत्री के नाते, मुख्य सेवक के नाते नहीं, एक भारतीय होने के नाते मेरा भी सीना गर्व से चौड़ा हुआ जब उन्होंने कहा कि आज दुनिया के जो विकसित देश है और भारत, जिनके बीच में एक लंबा गैप होता था, लंबी खाई होती थी, वो गैप बहुत कम हो गया है। यानी कि भारत तेजी से उस गैप को कम कर रहा है, तेजी से तरक्की कर रहा है। पूरी दुनिया के अंदर जहां भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, वहीं भारत के अंदर आंतरिक रूप से भी, चाहे आज हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, या हम खेल की बात करें, अन्य नवाचारों की बात करें, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी अनेक योजनाएं, कौशल विकास की योजनाएं चली हैं, उन योजनाओं की बात करें तो अपने आप में हमको लगता है कि 10 सालों में भारत तेजी से बदला है। भारत की कार्य संस्कृति बदली है, भारत का कार्य व्यवहार बदला है और बड़े बड़े ऐतिहासिक डिसीजन हुए हैं। चाहे कश्मीर के अंदर धारा 370 का खात्मा हो, 3 तलाक जैसी कुरीतियों का खात्मा हो, CAA का कानून लाया गया हो जिसमें बंगाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में रहने वाले जो हमारे वहाँ के हिंदू, सिख, बौद्ध, ये सब कम्युनिटी के लोग उत्पीड़न का शिकार हो रहे थे, दोयम दर्जे का जीवन जी रहे थे, उन्होंने भारत में शरण ली है। उन सबको भारत की नागरिकता देने का काम हो, या नारी शक्ति बंधन विधेयक भारत की संसद में पारित करना हो, या हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का मंदिर बनना हो, या देश के अंदर हमारे गुरु गोविंद सिंह साहब के साहबजादों के नाम से वीर बाल दिवस मनाना हो, या करतारपुर कॉरिडोर जहां पहले दूरबीन से दर्शन होते थे, अब वहां जाने की व्यवस्था, उसको बनाने का काम किया गया हो, गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व मनाना हो, गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाना हो, ऐसे अनेक काम। या मैं उत्तराखंड राज्य से आता हूँ मल्होत्रा जी, आपको जानकारी है, आप सब लोगों को भी जानकारी है, जहाँ नानक मता साहब भी है, जहाँ पर रीठा साहब भी है और जहाँ पर हेमकुंड साहब भी है। हेमकुंड साहब जाने के लिए जो हेमकुंड साहब की कठिन यात्रा है, जो कई दिन लगते हैं, और जो हमारे वृद्ध होते हैं या शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, उनके लिए तो ये यात्रा अत्यधिक ही कठिन होती है। उस यात्रा को भी आने वाले समय में कुछ ही घंटों में पूरा किया जा सकेगा। हेमकुंड साहब जाने के लिए रोप वे की तैयारी हो गई है, रोप वे का शिलान्यास हो गया है, उसका काम आगे प्रारंभ हो गया है, तो आसानी से वो यात्रा होगी। यानी कि हर सेक्टर में अनेक काम, हमारे धार्मिक स्थानों का नवनिर्माण हो, पुनर्निर्माण हो, चाहे मैंने कहा करतारपुर सिंह कॉरिडोर हो, या हमारा हेमकुंड साहब हो, या रीठा साहब हो, ऐसे अनेक स्थान बनाए गए, काशी हो,
या आने वाले समय में मथुरा हो, महाकाल लोक हो, या भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनाया गया हो, ऐसे अनेक कामों के साथ ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। और अब की बार इसीलिए पिछली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से 300 सीटों का आह्वान किया, 300 सीटों का निवेदन किया। देश की जनता ने 300 सीटें दी। इस बार 400 पार का जो नारा दिया गया है वो केवल नारा नहीं है, वो एक संकल्प है। और मैं आप सबके समक्ष कह सकता हूँ, पूरे देश के अनेक अनेक राज्यों में जाने के बाद, अनेक अनेक स्थानों पर जाने के बाद एक बड़ी लहर मोदी जी को, एनडीए को और भाजपा को लेकर है। निश्चित रूप से 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो ऐतिहासिक होंगे और एक बड़ी जीत होने वाली है। मुझे आप सबसे इतना ही निवेदन करना था। बहुत सारी बातें हैं, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि संक्षेप में आप सबने यहाँ पर समय दिया। आप सबका धन्यवाद। अगर किसी को कोई बात पूछनी हो तो। स्वामी जी, ऑपोजिशन लगातार बीजेपी पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा, उसमें छेड़छाड़ की जाएगी, उसके तुसी क्या कहो? अरे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जी आपने। तो क्या नाम है आपका? आतिश गुप्ता, पंजाबी ट्रिब्यून न्यूज़पेपर। आतिश जी, देखिए बीजेपी की जो सरकार है वो तो अभी भी है और पिछले 10 सालों से है और पूरी बहुमत की सरकार है। और जो 400 की बात अपोजिशन वाले लोग कर रहे हैं, 400 के लगभग आज भी बीजेपी एनडीए मोदी जी के समर्थन में लगभग 400 के लगभग ही सीटें आज भी हैं। तो 400 सीटें ये संकल्प है, देश के लिए अच्छे काम करने का संकल्प है। संविधान बदलना ये प्रधानमंत्री मोदी जी की, बीजेपी की ये कार्यशैली नहीं है, एनडीए की कार्यशैली नहीं है। देश की जनता भली भांति जानती है कि मोदी जी की कार्यशैली में कभी भी संविधान के साथ इस प्रकार का कोई भी हल्कापन कभी उनकी कार्यशैली में नहीं रहा है। वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा संविधान दिवस किस दिन होता है। उन्होंने वहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे पहले संविधान दिवस अपने गुजरात में मनवाया था। संविधान पर उनकी गहरी आस्था है। संविधान बदलने की बात आज वो लोग इस प्रकार के भ्रामक समाचार, भ्रामक खबरें, भ्रम फैलाने का काम वो लोग कर रहे हैं। जिन लोगों ने कर्नाटका में एक धर्म विशेष के लोगों को, एक वर्ग विशेष के लोगों को, अपने चहेते वोट बैंक को उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करके उनको आरक्षण दे दिया। कर्नाटका में ये काम किया है, इससे पहले संयुक्त आंध्रा में भी ये काम कर चुके हैं। अब देश के अंदर ये लोग इस प्रकार से काम करना चाहते हैं। और इसी जो इंडी गठबंधन बना है, इसी गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के एक उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव, उन्होंने अभी 5 दिन पहले कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, अन्य पिछड़ा वर्ग को, उनको आरक्षण धर्म के आधार पर दिया जाना चाहिए। तो संविधान को बदलने जैसा काम, संविधान में एक और खिड़की खोलने जैसा काम तो ये लोग कर रहे हैं। जब बाबा साहब और उनकी पूरी टीम जब संविधान बना रही थी, उस समय कहीं भी ये धार्मिक आधार पर आरक्षण की कहीं कोई बात नहीं लिखी गई है, इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये लोग अपनी हार निश्चित रूप से मान चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के साहबजादे, कांग्रेस पार्टी के युवराज अपनी दादी से लेकर अपने पूरे परिवार, पूरे उनके परिवार की जो सीट अमेठी हुआ करती थी, उस अमेठी सीट से चुनाव लड़ने तक की हिम्मत नहीं कर पाए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अगर कोई बात झूठ कह रहा हूँ तो आपको लगेगा कि भाई मैं तथ्यों से बाहर कह रहा हूँ। आप सब लोग देख रहे हैं कि अमेठी में कभी इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ती थी, फिर उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ते थे और वो उस सीट पर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसका अर्थ है कि वो स्वयं भी हार मान गए हैं, पूरी पार्टी भी हार मान गई है, पूरी पलायन पर है। और इनका जो गठबंधन बना है पूरे देश के अंदर, ये गठबंधन कोई सरकार में आने का गठबंधन नहीं है। सरकार में नहीं आ रहे हैं। पूरे देश के अंदर चर्चा है कि सरकार, देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बनाने जा रही है। ये जरूर चर्चा है कि 400 के आसपास कितनी सीटें आएंगी, 400 से ज़्यादा कितनी आएंगी। इसलिए इनकी जो बातें हैं वो केवल और केवल भ्रामक है, तथ्यों से और सत्य से परे। स्वामी जी,
उत्तराखंड के से यहाँ जो लगभग 3 लाख वोटर हैं, उनका ये मानना है कि उत्तराखंड का यहाँ पर्सनल कोई ऐसा धाम नहीं है, कोई भवन नहीं है, क्योंकि काफी लोग पीजीआई में आते हैं, उनको रहने की असुविधा होती है। तो क्या उत्तराखंड का यहाँ कोई ऐसा भवन बन सकता है? नहीं, निश्चित रूप से इसके लिए हम लोग पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार दोनों से बात करेंगे। जहाँ भी अगर हमको यहाँ पर अगर भूमि इत्यादि मिल जाएगी तो निश्चित रूप से हमने अभी हमारा लखनऊ में भी ऐसा भवन है, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, यहाँ भी हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। गंगोत्री के लिए यहाँ से कोई बस की सुविधा भी हो सकती है क्या? बहुत सारी सेवाएं चल रही हैं और इस समय तो चारधाम यात्रा जो चल रही है, आप लोग देख रहे होंगे, कोई वीडियो आ जा रहे होंगे, कई बार इतनी चीज़ें आ जा रही हैं। लगभग पिछले सालों की तुलना में इस बार 45% लोग ज़्यादा आ गए हैं अभी तक का जो यात्रा चली है। और हम सबका स्वागत भी कर रहे हैं कि यात्रा में जो आएंगे उनको चारों धामों के दर्शन करवाएंगे, देव दर्शन करवाएंगे। लेकिन यात्रा अत्यधिक कठिन है। लगभग यमुनोत्री की यात्रा 6 किलोमीटर पैदल होती है, केदारनाथ जी की यात्रा उससे कहीं ज़्यादा लंबी होती है, कठिन भी होती है। लेकिन हमारा प्रयास है जो भी लोग आए उनको ठीक सुविधा मिले, ठीक प्रकार से उनकी यात्रा हो जाए। तो मैं ये अनुरोध कल मैंने मुंबई में भी किया, लखनऊ में भी किया और आज चंडीगढ़ में भी कर रहा हूँ आप सबके माध्यम से कि यात्रा में आने वाले लोगों का हम स्वागत करते हैं, हम उनके आतिथ्य के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा मेरा उनसे अपील है, विनम्र प्रार्थना है कि अपनी यात्रा शुरू करने से पहले वो ज़रूर यहाँ की कंडीशन को चेक कर लें, मौसम की जानकारी भी ले लें, अपना रजिस्ट्रेशन भी ठीक से देख लें, होटल इत्यादि की जो बुकिंग है वो भी देख लें और धामों में जो दर्शनों की संख्या है उसको भी ध्यान में रख के आगे आएँ। हमारा प्रयास होगा उनकी यात्रा अच्छी हो, बाबा भगवान उन पर कृपा करेंगे। आज चंडीगढ़ में उत्तराखंड के बहुत सारे मतदाता हैं, उनके लिए आज एक जनसभा भी बीजेपी यहाँ कर रही है। आपको कितना भरोसा है कि वो यहाँ भाजपा का साथ देंगे? दूसरा एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में हर जगह यह बोलते हैं कि यह तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि वह पिक्चर कौन सी होगी, क्योंकि सीए आपने सबसे पहले लागू किया था। देखिए ऐसा है, सीए नहीं, मैंने हमारे यहाँ यूसीसी लागू हुआ। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, तो बड़े डिसीजन होने हैं। भारत के अंदर नवनिर्माण होना है, भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है, विकसित भारत का संकल्प आगे बढ़ना है, हर एक वर्ग के उत्थान के लिए गरीब कल्याण की जो योजनाएं चली हैं उनको बहुत अच्छे से लाना है। जब वो कहते हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा, तो आप स्वयं अंदाज़ा लगा लीजिए कि तीसरी अर्थव्यवस्था में हर चीज़ कितनी अच्छी हो जाएगी। तो ये वास्तव में अभी हम उस कल्पना से थोड़ा सा अपने को जोड़ लें तो हमें दिखेगा कि मोदी जी हमको कौन सी पिक्चर की तरफ ले जाना चाहते हैं, कौन सी पिक्चर वो दिखाना चाहते हैं। और जो आपने दूसरा प्रश्न मुझसे पूछा कि उत्तराखंड के लोग यहाँ पर हैं, यही नहीं, चंडीगढ़ ही नहीं, पूरे देश में जहाँ भी उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग सब राम भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं और राष्ट्र भावना से ओतप्रोत हैं। और सबको पता है मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, भारत के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो सारे लोग, और मोदी जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि 21वीं सदी का जो तीसरा दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा। तो हर एक उत्तराखंड वासी उनको अपने हृदय में बसाता है, उनके हृदय में उत्तराखंड रहता है। इसलिए कोई संदेह और संदेह की कोई बात नहीं है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि सब लोग जो है भाजपा को वोट देंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देंगे। सर, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा मेंबर स्वाति मालीवाल में जो असॉल्ट का मामला चल रहा है, अब संजय सिंह जी ने ये कहा है कि ऐसी बदतमीजी हुई है, लेकिन अभी तक कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं गई है इसके ऊपर। देखिए उसका एक शायद वीडियो भी वायरल हो रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। ये इनके संस्कार है इस प्रकार से। देखिए ये अन्ना हजारे जी का नाम लेकर, उनके आंदोलन का सहारा लेकर ये लोग राजनीति में आए, दिल्ली की जनता ने इनको सत्ता सौंपी। उस प्रकार से किस प्रकार ये लोग आज भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं। पूरी की पूरी मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री जी स्वयं अभी अंतरिम जमानत पर आए हुए हैं, उनके मंत्री जेलों के अंदर हैं। पूरी पार्टी पर घोटालों का आरोप लग रहा है। दिल्ली में अनेक स्थानों पर जो बड़े बड़े उन्होंने वायदे किए थे, पंजाब में भी जो वायदे किए थे, वो कोई वायदे धरातल पर नहीं उतर रहे हैं। आप जनता देख रही है इसको। मेरा निवेदन, 2 लास्ट क्वेश्चन। डबल इंजन की सरकार कहकर आपने अपनी बात शुरू की थी कि जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ विकास ज्यादा होता है, लेकिन बीजेपी से पहले भी डबल इंजन की सरकार रही है, क्या तब विकास नहीं था?
मैंने कहा कि अब जो सरकारें मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन के साथ काम कर रही हैं, वहाँ तेज़ी से विकास हो रहा है, क्योंकि जो सरकार यहाँ होती है, डबल इंजन वहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, तो वो सरकार यहाँ की प्राथमिकता को ज़्यादा अच्छी तरह से समझती है, ज़्यादा यहाँ की ज़रूरतों को समझती है और उसके अनुरूप योजनाओं की स्वीकृति देती है, तो तेज़ी